अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। इससे पहले हम आज की बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक कर दें और कोशिश करें कि जो एड्स दरमियान में आया करते हैं उनको स्किप ना करें। ये कहानी तलहा साहब की कहानी है और ये बताते हैं ये बेसिकली कहानी नहीं है, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनकी चेन इनके साथ जुड़ी हुई है। और जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे वैसे वैसे इनके साथ बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हैं जो कि ना सिर्फ पेश आए हैं बल्कि इन्होंने अपनी आंखों से बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को विटनेस किया है। ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको कुछ इस तरह की ताकत दे रखी थी कि ये किसी भी ऐसी जगह जाते जो कि हाउंटेड होती या जहाँ पे अगर कोई मसला होता तो इनको उसके हाउंटेड होने का एहसास हो जाता। इनको अजीब सी वाइब्स आने लगती, भारी भारी सा महसूस होने लगता और इनको अंदाज़ा हो जाता कि यहाँ पे मज़ीद रुकना ख़तरे से खाली नहीं है। ये बताते हैं कि शुरू शुरू में जबकि मेरी उम्र महज मेरा ख्याल है कि 13 या 12 साल होगी, मैं 7 या 8 क्लास के अंदर मौजूद था। ज़ाहिर सी बात है हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे और हमारी जो टाइमिंग्स थी वो दोपहर की टाइमिंग्स थी। मैं क्योंकि पढ़ने में शुरू से ही अच्छा था और मेरे 100 में से 100 नंबर आया करते थे, तो अक्सर ऐसा होता कि जो मेरे असातिज़ा थे जब उनको बच्चों की कॉपीज़ को चेक करना होता या बच्चों को मार्किंग देनी होती, नंबर्स देने होते, तो वो मुझे अपने साथ बिठा लेते और मुझे भी कॉपी चेक्स करने का शर्फ बख्शा जाता। आमतौर पे जो कॉपी वगैरह चेक्स करने का मरहला था ये स्कूल के ख़त्म होने के बाद शुरू होता, यानी कि हम लोग 5 सवा 5 बजे के बाद कॉपीज़ को चेक करना शुरू करते और कभी कभी 6:30 7 बजे तक मुझे अपने मास्टर्स के साथ स्कूल में रुकना पड़ता। अब मेरे घर वालों को ये सब मालूम था और अच्छी बात ये थी कि जो हमारे मास्टर थे यानी जो भी मुझे वहाँ पे रोकता तो वो काम होने के बाद मुझे बाकायदा मेरे घर छोड़ के जाता। तो मेरे घर वाले भी मुतमईन थे कि मैं कहीं उल्टी सीधी जगह या ऐसी वैसी जगह मौजूद नहीं हूँ, मैं यकीनन एक अच्छा काम कर रहा हूँ। वैसे ही मुझे याद है कि मैं स्कूल के अंदर मौजूद था और 6 बजे मगरिब हो चुकी थी। शदीद सर्दी हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता करके अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। खैर हमारा काम ख़त्म होने में 5 या 10 मिनट बाकी थे और ये जो सरकारी स्कूल था यह हमारे घर से तकरीबन 15 या 20 मिनट के फासले पे मौजूद हुआ करता था। अब जैसे कि आमतौर पे सरकारी स्कूल के अंदर माहौल हुआ करता है वैसे ही हमारा सरकारी स्कूल था। खिड़कियां मौजूद नहीं थीं, खिड़कियों की जगह आर पार दिखाई दिया करता था। लिहाजा जब हम किसी भी क्लासरूम के अंदर मौजूद होते तो ये जो बैक साइड वाला हिस्सा था ये मुकम्मल तौर पे हमारी आंखों के सामने हुआ करता। अब क्योंकि उस रात या उस दिन मैं देर तक रुका हुआ था और मगरिब की नमाज या अजान हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता करके अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। मेरा जो मुंह था वो उस तरफ मौजूद था कि मेरे सामने खिड़की या बैक साइड का जो हिस्सा है वो मुझे दिखाई दिया करता था, जबकि जो मेरे मास्टर थे वो मेरे ओपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए थे, उनको इस हिस्से की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम से देखते ही देखते मुझे इस सर्दी में पसीना छूटना शुरू हो गया। मैं खुद हैरान था कि इस सर्दी में मेरे पसीने क्यों कर छूट रहे हैं और देखते ही देखते एक भारीपन सा था जो मुझे अब इस कमरे के अंदर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होने वाला है। और इसी दौरानी में मुझे वो जो बैक साइड वाला हिस्सा था यानी जो गैलरी वाला हिस्सा था उस तरफ से कोई अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई बच्चा है जो कि महज 6 या 7 साल का होगा, वो गैलरी के एक तरफ से मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है।
देखते ही देखते ये जो बच्चा था ये इस कदर करीब आ चुका था कि ये एग्जैक्टली उस क्लास के सामने खड़ा हुआ था जिस क्लास के अंदर मैं और मेरे मास्टर मौजूद थे। ये जो बच्चा था जो कि खिड़की के बाहर की तरफ मौजूद था, हालांकि रोशनी कम थी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था इसके चेहरे पे जो आंखों वाला हिस्सा है उसमें आंखों की जगह गड्ढे मौजूद हैं। अब क्योंकि इतनी रोशनी मौजूद नहीं थी लेकिन उसके बावजूद मैं इस चीज़ को कंफर्म करना चाहता था, लिहाजा मैंने 2-3 बार जब उस बच्चे के ऊपर या उसकी आंखों पे गौर किया तो आप यकीन करें कि वाकई में ऐसा ही था कि उस बच्चे की आंखों की जगह 2 गड्ढे मौजूद थे और वो अजीबुल खलकत बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ मुझे देख के अब मुस्कुरा रहा था। हालांकि मेरे साथ रूम के अंदर मास्टर भी मौजूद थे लेकिन उस वक्त इत्तेफाक से वो मुसलसल कॉपी चेक करने में इस कदर बिजी थे कि उन्होंने नज़रें उठा के मेरी तरफ या अपने पीछे की तरफ हरगिज़ नहीं देखा। मेरा ख्याल है कि 20-25 या फिर शायद 30 सेकंड तक मुसलसल ऐसे ही चलता रहा और मैं वहाँ बैठे बैठे पसीने में मुकम्मल तौर पे शराबोर होता गया। खैर अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद इत्तेफाक से मास्टर ने जब वो मेरी तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि मैं मुसलसल खिड़की में उस बच्चे की तरफ देखता जा रहा हूँ। खैर अजीब बात ये थी कि जब मास्टर ने उस बच्चे की तरफ देखा तो वो बच्चा एकदम से ना सिर्फ पीछे हटा बल्कि उसने एकदम से पीछे यानी दीवार की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब मेरे मास्टर को ऐसा लग रहा था जैसे गांव का कोई चोर बच्चा है जो यहाँ पे मौजूद है और वो चोरी के इरादे से यहाँ पे आया था। खैर वो जल्दी से खड़े होके जैसे ही उन्होंने खिड़की से उस गैलरी की तरफ झांका तो बावजूद इसके कि उन्होंने भी अपनी आंखों से उस बच्चे को देखा था, उनका ये मानना था बल्कि ये कहना था यहाँ पे कोई भी बच्चा मौजूद नहीं है। हालांकि वो बच्चा मेरी और उस्ताद की आंखों के सामने वहाँ पे मौजूद था। अब अल्लाह जाने इस बच्चे को या तो ज़मीन निगल चुकी थी या फिर शायद आसमान खा चुका था। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपनी खाला के घर मौजूद था। हमारी जो खाला हैं उनका जो घर था वो एक बहुत बड़ा बंगला था और अक्सर ऐसा होता था कि मगरिब के बाद उनके घर की जो छत थी वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आया करती थीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई छत के ऊपर मौजूद है और पलंग को या सामान को खींच रहा है। कभी ऐसा लगता कि किसी के चलने की यानी कदमों की आवाज़ कानों में सुनाई दे रही है। लेकिन खाला का यह मानना था कि जब भी हम ऊपर जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। अब ये एक अजीब सा क्वेश्चन था और इत्तेफाक से एक रात ऐसा हुआ कि मैं भी खाला के घर मौजूद था और मुझे एकदम से पलंग के घसीटने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देने लगी। खैर मैंने बड़ी हिम्मत की और अपने हाथ में एक टॉर्च पकड़ा और सीधा छत की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि मेरी खाला, मेरी कज़न, मेरी बहन मुझे मना कर रहे थे लेकिन मैं जैसे ही सीढ़ियों को अबूर करने के बाद दरवाजे से जब छत के ऊपर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि छत के आखिर में एक बुज़ुर्ग खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। ये जो बुज़ुर्ग थे इनका चेहरा बहुत ही नौरानी था लेकिन अजीब बात ये थी कि हम इन बुज़ुर्ग को ना ही जाना करते थे और ना ही इससे पहले हमारा इनसे कोई राब्ता या वास्ता रहा था। खैर मैं जल्दी से नीचे आया और मैंने नीचे आने के बाद अपने बड़े खालू को लिया और उनको बताया ऐसे ऐसे छत के ऊपर एक बुज़ुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि कुछ देर के बाद जब हम लोग ऊपर छत पे पहुँचे तो वहाँ पे ना ही कोई बुज़ुर्ग मौजूद थे, ना ही उनकी कोई निशानी हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा।
ये जो वाक़या है, ये वाक़या मेरे दादा ने मुझे सुनाया था। अब तो हम लोग कराची में रहा करते हैं, लेकिन 1970s का जो टाइम था, उस दौर में जो मेरे दादा थे, वो हैदराबाद से भी तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक जगह थी, वहाँ पे रहा करते थे। दादा बताया करते थे कि पुराना दौर था, सादा लोग थे, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो अक्सर जो भी लोग थे या जो भी गांव के अफराद थे, वो कोशिश करते थे कि 7 या 8 बजे तक सो जाएं। अब हमें तो उस दौर में भी इतनी जल्दी नींद नहीं आया करती थी, तो अक्सर ऐसा होता कि जब सारे घर वाले सो जाते, तो मेरा एक दोस्त था जो मेरे करीब मेरे गांव में रहा करता था। मैं उसको अपने साथ लेता और चुपचाप खेतों से या अपने गांव से निकलता हुआ। दूर एक रेलवे स्टेशन मौजूद था, जो कि उस दौर में ही बंद कर दिया गया था। हम लोग वहाँ पे जाके बैठ जाते, चुपके चुपके सिगरेटें पिया करते और दुनिया जहाँ की बातें करते रहते। उस दौर में भी अक्सर हमको बातें करते करते रात के 10 या 11 बज जाया करते थे। कभी कभी हम लोग खैरियत से वापस आ जाते, लेकिन कभी कभी जब हम लोग पकड़े जाते या हमारे घर वाले हमें इतनी रात में वापस आते हुए देखते, तो हमारी बहुत ज़्यादा डांट पड़ा करती थी। लेकिन उस दौर में, उस टीन एज में जो हम शरारतें किया करते थे, उनका भी अपना मज़ा हुआ करता था। तो वैसे ही 1970 चल रहा था या 71 चल रहा था, और मेरा ख्याल है कि अगस्त का महीना था। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मेरा जो दोस्त था, जब हम लोग बाहर निकले, वो मुझे कहने लगा कि यार आज दिल नहीं मान रहा, बेहतर है कि यहीं बैठ जाते हैं, वैसे भी चारों तरफ पानी जमा हुआ हुआ है। लेकिन मैं उससे ज़िद करने लगा कि यार हम लोग इतने अरसे से उसी स्टेशन पे, उसी जगह पे बैठते चले आए हैं, तो हमें वहाँ पे बैठने से सुकून महसूस होता है। मेरी बात मानो, थोड़ी सी ज़हमत होगी, वहीं चलते हैं, वहीं चल के बैठेंगे और बैठ के काफ़ी देर तक बातें करेंगे। खैर, मेरी ज़िद पे जो मेरा दोस्त था, वो ना सिर्फ राज़ी हो गया, बल्कि मैं और वो फ़ौरन से उस स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में मुसलसल हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, लेकिन हम लोग गांव के रहने वाले थे, तो हमें आदत थी, हम कीचड़ में या बारिश में आसानी से सफ़र कर लिया करते थे। खैर, हम लोग चलते चलते 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर तकरीबन उसी जगह पे पहुंच चुके थे, जहां पे उस अबंडन स्टेशन पे हम जाके बैठा करते थे। और फिर वहां पे बैठने के बाद एज़ यूजुअली हम लोगों ने बातें शुरू कर दी। अभी हमें बैठे हुए मुश्किल से 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे कि एकदम से ऐसा महसूस होने लगा जैसे फ़िज़ा में हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब क्योंकि ऑलरेडी बारिश हो रही थी, तो बज़ाहिर ऐसा लगा कि शायद बारिश की वजह से जो फूल वगैरह मौजूद हैं, या फिर ये जो बारिश ज़मीन के ऊपर गिर रही है, उसकी वजह से ये खुशबू पैदा होना शुरू हुई है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, वैसे वैसे ये जो खुशबू थी, न सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी, बल्कि अब लगने लगा था जैसे कोई हमारे बहुत ही करीब मौजूद है। हालांकि हम लोग काफ़ी अरसे से ना सिर्फ यहाँ पे बैठते चले आए थे, बल्कि ये जो जगह थी, इसके एक एक चप्पे से हम लोग वाकिफ़ हुआ करते थे। अब मेरा जो दोस्त था, जब उसको ये जो खुशबू थी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी, तो वो कहने लगा कि यार आज कुछ अजीब सा लग रहा है, बेहतर है कि हम लोग वापस चलते हैं, आज हमारा यहाँ पे बैठना ठीक नहीं है। मैं उसको कहने लगा कि क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, आराम से बैठो, बातें करते हैं, 1-1.5 घंटा गुजार लो, फिर वापस चलेंगे। अभी जबकि हम लोग ये बातें कर ही रहे थे, एकदम से ऐसा लगा जैसे वो जो रेलवे ट्रैक है, उस तरफ से किसी के खिलखिलाने की या हंसने की आवाज़ आई है। अब जैसे ही हम दोनों को हंसने की आवाज़ सुनाई दी, तो हमने फ़ौरन से उस ट्रैक की तरफ देखा, और जब हमने उस ट्रैक की तरफ देखा, तो ऐसा लगा जैसे उस ट्रैक के ऊपर इस अंधेरे में ना कोई सिर्फ बैठा हुआ है,
बल्कि उसने अपने चेहरे पे या अपने जिस्म पे एक चादर सी डाल रखी है। आमतौर पे जो गांव की औरतें हैं, अगर वो किसी अजनबी जगह पे या किसी ऐसी जगह पे मौजूद हों जहां पे उनके साथ कोई महरम मौजूद ना हो, तो इस तरह से बैठ के अपने ऊपर या अपने चेहरे पे चादर डाल लिया करती हैं। इतनी रात में किसी गांव की औरत का इस ट्रैक के ऊपर मौजूद होना, और ना सिर्फ मौजूद होना बल्कि इस तरह शोख अंदाज में मुस्कुराना या हंसना, यह हम दोनों की समझ से बाहर था। खैर, कुछ देर तक हम लोग वहीं पे बैठे रहे और मुसलसल उस तरफ गौर करते रहे। अभी जबकि हम उस तरफ देख ही रहे थे, तो एकदम से वो जो औरत थी वो खड़ी हुई, और ना सिर्फ खड़ी हुई बल्कि उसने आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ उस ट्रैक के ऊपर बढ़ना शुरू किया। वो जैसे जैसे हमारी तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे मुसलसल पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत ने पायल पहन रखी है, और जैसे जैसे उसके कदम ज़मीन पे रखे जा रहे थे, वैसे वैसे ये जो पायल की आवाज़ थी ना सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी, बल्कि इसके साथ साथ एक महसूर कुन खुशबू थी जो कि हमें उस औरत के सुरूर में मुब्तला करती चली जा रही थी। और अब लगने लगा था कि मुसलसल अगर ये खुशबू आती चली गई तो यकीनन कुछ न कुछ गलत होने वाला है। बहरहाल, जैसे जैसे वो औरत चलती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके उसके ऊपर जो चादर पड़ी हुई है वो ना सिर्फ ऊपर होती चली जा रही है, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो खुद अपने आप को या अपने चेहरे को हमारे सामने जाहिर करना चाहती है। और ऐसे ही हुआ कि तकरीबन 15 या 20 कदम चलने के बाद वो जो चादर थी वो उसके चेहरे से बल्कि उसके जिस्म से एकदम से नीचे गिर चुकी थी। और जब चादर एकदम से नीचे गिरी तो मैंने और मेरे दोस्त ने देखा कि एक तकरीबन 18 या 20 साल की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की ना सिर्फ हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है, बल्कि जैसे जैसे वो हमारी तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे मुझ पे और मेरे दोस्त पे एक अजीब सी मदहोशी है जो तारी होती चली जा रही है। और एक लम्हा ऐसा आया कि वो जो लड़की थी वो हमसे तकरीबन 10 या 12 फीट के फासले पे आके हमारे सामने ना सिर्फ रुक चुकी थी, बल्कि बारिश की बूंदों के जरिए उसके जिस्म के जो खदोखाल थे या उसके अंदर जो कशिश मौजूद थी वो और ज़्यादा नुमाया होती चली जा रही थी। अब मैं और मेरा दोस्त मुकम्मल तौर पे बेबस हो चुके थे, और हमें लग रहा था कि अब हमारा गुनाहों से बचना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इसी दौरानिए में एकदम से जब मेरी नज़र उसके पाँव की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं कुछ अजीब ज़ख्मी से पाँव हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसके पाँव पे जगह जगह बहुत सारे ज़ख्म मौजूद हैं, और उसके पाँव पे ज़ख्म होने के बावजूद भी उसने अपने पाँव में पायल या घुंघरू पहन रखे हैं। जैसे ही उस लड़की ने देखा कि मेरा ध्यान उसके पाँव की तरफ है तो वो कहने लगी कि नीचे क्या देख रहे हो, हमारे चेहरे की तरफ देखो, हमारे चेहरे में इस कदर हुस्न मौजूद है जो तुम दोनों को बेबस करने के लिए काफ़ी है। अब ये जो उसकी आवाज़ थी या जो उसने बोला था, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पतली सी आवाज़ है, जैसे कि आमतौर पे कोई नाक से बोला करता है। मेरा जो दोस्त था उसको थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था कि इस वीराने में, इस अबंडन स्टेशन में इस नाज़नीन का मौजूद होना, और वो भी इस तरह से मौजूद होना कि जितनी हसीन उसकी शक्ल है उतने ही बदसूरत उसके पाँव हैं। और ये जो मामला है ये सरासर इस बात पे इसरार कर रहा है कि हमारा सामना किसी चुड़ैल से या इसी तरह की मखलूक से हो चुका है। खैर, मेरे दोस्त ने एकदम से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जैसे ही उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो ऐसा लगा जैसे वो जो लड़की है उसके चेहरे पे अजीब सा गैज़ो गज़ब तारी हो चुका है। वो बहुत ही अजीब से तरीके से
बहुत गुस्से की हालत में और एक अजीब बेचैनी के साथ ना सिर्फ हम दोनों की तरफ देख रही थी, बल्कि वो मेरे दोस्त को इशारा कर रही थी कि जैसे चुप हो जाओ और जो कुछ तुम पढ़ रहे हो इसको पढ़ना बंद कर दो। लेकिन अल्लाह का शुक्र, मेरा जो दोस्त था उसकी सेंसेस ने काम करना शुरू किया और वो मुसलसल आयतुल कुर्सी या दीगर आयात पढ़ता रहा। और देखते ही देखते वो जो नाज़नीन थी वो ना सिर्फ वापस मुड़ी, बल्कि उसी वीराने की तरफ चलती चली गई जहां से वो हमारे पास आई थी। देखते ही देखते कुछ सेकंड के अंदर अंदर वो कुछ इस तरह से गायब हो चुकी थी कि जैसे वो कभी यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दोस्त के सेंसेस ने काम किया और हम दोनों वहाँ से फौरन से वापस आ गए। ये जो रात थी, इस रात के बाद से हमें यकीन हो चला था कि जो अबंडन्ड रेलवे स्टेशन है यहाँ पे यकीनन वो चुड़ैल रहा करती है। तो हमने उसके बाद से कोशिश करना शुरू कर दी थी कि किसी भी सूरत, ख़ास तौर पे सनसेट के बाद, उस अबंडन्ड स्टेशन में या उस एरिया में ना जाएं।